गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे जो फिजिक्स अपने सेकंड पेपर चल रहा था और सेकंड पेपर की सेकंड यूनिट अपनी जो चल रही है उसके अंदर अपने ने कल पढ़ लिया था प्रत्यास्थता क्या होती है, उसके प्रतिबल प्रतिबल के 3 टाइप्स पढ़े थे। फिर अपने ने विकृति पढ़ी थी, विकृति के भी अपने ने 3 प्रकार पढ़े थे। नेक्स्ट जो अपना आज का जो टॉपिक है वो है यानी अल्प विरूपण तथा प्रतिबल व विकृति में संबंध। यानी ये कह सकते हैं प्रतिबल व विकृति में क्या रिलेशन है। प्रतिबल और विकृति में रिलेशन, प्रतिबल और विकृति में जो रिलेशन है वो अपने इस ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, ये है इधर वाई एक्स जिसके ऊपर अपने ले रहे हैं प्रतिबल, ये एक्स एक्स जिसके ऊपर अपने ने ली है विकृति। ठीक है, प्रतिबल और विकृति के बीच में जब ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस प्रकार का आता है। ठीक है, ग्राफ बनाएंगे प्रतिबल और विकृति में, ये इस प्रकार का ग्राफ आएगा। देखो इस ग्राफ में या ये कह दो अपने को इस ग्राफ को ही एक्सप्लेन करना है, यानी कौन सा बिंदु किसको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर प्रतिबल का मान देखें तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया, चरम प्रतिबल। डिफाइन कैसे करेंगे वो मैं बता दूँ। यहाँ y यानी इसको अपने बोलेंगे पराभव बिंदु या इसको भंजन बिंदु कह सकते हैं। इसको पराभव बिंदु नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, भंजन बिंदु। ठीक है, ये है पराभव बिंदु। इस पॉइंट को कोई आप नाम दे दो, जैसे इसको मैंने सी मान लिया और इसको मैंने ए मान लिया और ठीक है, प्रतिबल और विकृति के बीच में जब आपने ग्राफ बनाए तो ग्राफ इस प्रकार का आएगा। तो देखो एक तो यहाँ पे अपने बताएंगे प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा किसको कहेंगे, जब कोई भी वस्तु है जो इलास्टिसिटी का गुण रखती है और उसके ऊपर अपने बाह्य बल या कहीं विरूपक बल लगाएंगे तो अपने को पता है कि वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाएगा, या तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा या उसकी आकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो वापस अगर उस फोर्स को हटा लेते हैं, हटाने के बाद इलास्टिसिटी का गुण रखने वाली वस्तु फोर्स हटाने के बाद, एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। अब पूर्व अवस्था में आ जाएगी यानी वो वाली जो सीमा है यानी वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो वो कहलाएगी प्रत्यास्थता सीमा। ठीक है, यानी बाह्य बल हटाने के बाद प्रत्यास्थ वस्तु जो कि वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाए यानी वो उसकी सीमा क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ लिखा है मैंने पराभव बिंदु, जैसे ए बिंदु मैंने नाम लिख रखा है उसका पराभव बिंदु, यानी ये किसको बता रहे हैं कि जैसे जैसे अपने ने किसका मान बढ़ाया यानी प्रतिबल का मान बढ़ता जाता है, विकृति का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। लेकिन प्रत्यास्थता की सीमा, इसमें ये भी ध्यान रखना कि प्रतिबल और विकृति की प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अगर अपने देखें तो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा आएगी। पराभव बिंदु की अगर अपने बात करें तो ठीक है, बाह्य बल या कहे विरूपक बल लगाने के बाद, विरूपक बल लगाने के बाद वस्तु में क्या उत्पन्न हुई यानी विकृति। ठीक है, विकृति उत्पन्न हुई। अब उस विकृति बाह्य बल को हटा ले
तो प्रत्यास्थता की अगर सीमा में है तब तो वापस वो अपनी पूर्व वाली अवस्था के अंदर आ जाएगी। अदरवाइज यानी ये कहीं प्रत्यास्थता की सीमा से थोड़ा सा अगर अपने बाहर चले गए तो उसके अंदर विरूपक बल या बाह्य बल हटाने के बाद उस वस्तु के अंदर कुछ विकृति क्या रह जाती है, शेष रह जाती है, जिसका मान 0.0002 ऐसा कुछ मान है, वो क्या रह जाएगा, इसमें विकृति है वो शेष रह जाएगी। यानी ये कहें कि प्रतिबल का मान बढ़ाने पर या बाह्य बल या विरूपक बल का मान अगर अपने उस प्रत्यास्थ वस्तु से हटा लें और वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में ना करो कि उसके अंदर कुछ विकृति कितनी अगर 0.0002 रह जाती है तो वह बिंदु क्या कहलाता है, पराभव बिंदु कहलाता है, जिसको अपने ने ए के द्वारा इसमें दिखाया है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे पराभव बिंदु के बाद प्रतिबल का मान बढ़ता नहीं है, विकृति का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो प्रतिबल नहीं बढ़ रहा या प्रतिबल का मान जिसके ऊपर मैक्सिमम हो गया, वो बिंदु उसका क्या कहलाएगा, चरम प्रतिबल। यानी जिस पर क्या हो, ये कह दें जिस पर प्रतिबल का मान या जिस बिंदु पर लिख दो, जिस यहाँ लिख देती हूँ, जिस बिंदु पर प्रतिबल का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है, वो क्या कहलाएगा, अधिकतम हो जाता है, वह बिंदु या वह प्रतिबल, ऐसे बोलो, वह प्रतिबल चरम प्रतिबल कहलाता है। ठीक है। दूसरा, अगर अपने ब्रेकडाउन कंडीशन की बात करें, भंजन बिंदु। भंजन बिंदु किसको कहेंगे कि देखो अब प्रतिबल का मान क्या होना शुरू हो गया, ग्राफ से आपको पता चल रहा है ये मैक्सिमम अगर प्रतिबल हो गया तो अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो विकृति तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन प्रतिबल का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी एक ऐसी अवस्था, ये कह सकते हैं एक ऐसी अवस्था जिसमें प्रतिबल क्या होना शुरू हो जाता है, प्रतिबल घटना व विकृति बढ़ती जाती है और अंत में मान लो कोई तार है, अपने उसको खींचते गए, यानी लास्ट में अपने ने प्रतिबल बाह्य बल या विरूपक बल लगा रहे थे, वो भी अपने ने क्या कर लिया, हटा लिया, लेकिन फिर भी जैसे इलास्टिसिटी का गुण रखने वाली वस्तु है तो उसकी लेंथ खुद क्या होती रहती है, यानी बढ़ेगी। और एक बिंदु ऐसा आएगा वो, यानी जिस बिंदु के ऊपर वह वस्तु या कहे वो तार जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जहां टूट जाएगा वो वाली स्थिति क्या कहलाएगी, या वो बिंदु क्या कहलाएगा, भंजन बिंदु कहलाएगा। यानी विकृति बढ़ती जाती है और अंत में वस्तु कह दो, या जैसे तार का एग्जांपल लें तो तार क्या हो जाता है, टूट जाता है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, भंजन बिंदु कहलाता है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसमें भंजन बिंदु को किससे लिखा है, जिसे y द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, यानी इस ग्राफ के अंदर प्रतिबल और विकृति के अंदर रिलेशन में आप ये ध्यान रखोगे कि जब प्रतिबल और विकृति के बीच अपने ग्राफ बनाए तो ग्राफ यानी एक कंडीशन तक तो क्या चलता रहता है कि जैसे जैसे प्रतिबल का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे विकृति समानुपाती रूप से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रतिबल का मान बढ़ाने पर यानी विकृति का मान बढ़ता है, लेकिन जैसे ही अपने बाह्य बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी पहले वाली कंडीशन के अंदर नहीं आ पाती, उसके अंदर क्या रह जाती है, कुछ विकृति शेष रह जाती है। तो ये कह सकते हैं कि विकृति जिस वस्तु के अंदर इतनी शेष रह जाएगी 0.0002, तो वो वाले
पॉइंट तो क्या कहलाएगा, प्रभाव बिंदु कहलाएगा। उसके बाद अपने कहें कि अपने ने बाह्य बल का मान यानी और नहीं लगा रहे, यानी उसको और अपने यानी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे, तो इसमें प्रतिबल तो एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें मैक्सिमम हो गया। तो वो जहां प्रतिबल तो मैक्सिमम हो गया उसको क्या कहेंगे, चरम प्रतिबल। इसके बाद विकृति तो बढ़ती जाएगी लेकिन प्रतिबल का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अंत में तार जो है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। वो स्थिति उसकी क्या कहलाएगी, भंजन स्थिति कहलाएगी। ठीक है। एक चीज इसके अंदर और ध्यान रख लो कि जैसे ही अपने बाह्य बल या विरूपक बल को हटा लेते हैं तो तुरंत वस्तु अपनी साम्यावस्था के अंदर नहीं आती, उसको साम्यावस्था में आने के लिए कुछ समय लगता है। यानी जो कुछ समय लगता है या कुछ समय बाद आती है तो वो क्या कहलाती है, यानी समय पश्चता कह सकते हैं या उसका विश्रांति काल बोल सकते हैं। उस समय को अपने क्या बोलेंगे, विश्रांति काल कहेंगे। तो इतने पॉइंट्स ग्राफ बनाना और विश्रांति काल वाली डेफिनेशन और इसके अंदर ऐड कर देना, ये पॉइंट्स बता देना। तो ये विकृति और प्रतिबल में जो रिलेशन है वो अपना इतना ही है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक किसको कहेंगे या किसने दिया था, इसका थोड़ा ध्यान रखना। 1678 के अंदर, किसने, 1678 में किसने, रॉबर्ट हुक ने, किसने दिया था 1678 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने दिया था। इसलिए इसको रॉबर्ट का नियम भी अपने कह सकते हैं, जो क्या बताता है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, आपको ध्यान रखना प्रत्यास्थता की सीमा कौन सी, कि जैसे ही बाह्य बल या विरूपक बल को हटा ले वस्तु पहले वाली कंडीशन के अंदर आ जाए, उसमें कोई विकृति नहीं रहनी चाहिए, वो उसकी क्या है, इलास्टिसिटी की यानी सीमा बन जाएगी, प्रत्यास्थता की सीमा बन जाएगी। तो आपने कैसे डिफाइन करेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या दिया था कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। अभी अपने ने देखा था प्रत्यास्थता की सीमा में जब ग्राफ बनाया तो प्रतिबल और विकृति के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आई थी। ठीक है, तो अपने क्या लिखेंगे कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। तो अपना कथन के अनुसार क्या बनेगा, प्रतिबल समानुपाती क्या होगा, यानी विकृति। ठीक है, अगर अपने वैल्यू निकाले किसकी, प्रत्यास्थता गुणांक की, क्योंकि अपने प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, तो इसके लिए समानुपाती साइन हटा दे और अपने को क्या लगाना पड़ेगा, कोई कांस्टेंट। प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति। वैसे तो क्या है ये ई यहाँ है समानुपाती नियतांक, क्या कहेंगे, समानुपाती नियतांक, जिसको आप क्या कहोगे, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक अगर अपने निकाले, प्रत्यास्थता गुणांक यानी प्रत्यास्थता गुणांक ई है तो ई इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रतिबल अपॉन आ जाएगा विकृति। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल और विकृति का क्या होता है, अनुपात या कह दे रेशियो होता है।
अगर अपने प्रत्यास्थता गुणांक में ये देखिए कि प्रतिबल को कैसे लिखते आए अपने, क्योंकि कल के टॉपिक में अपने ने पढ़ा था कि प्रतिबल फॉर्मूला लिखा था F/A। तो अपने विकृति की तो वैसे यहाँ पे, चलो इससे पहले अपने इसके जैसे 3 टाइप याद होंगे आपने जो प्रतिबल पढ़ा था, मैं इधर लिख देती हूँ प्रतिबल। और प्रतिबल थे नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दूसरा था अभिलंब प्रतिबल, तीसरा था स्पर्शी प्रतिबल, पढ़े थे। फिर पढ़ी थी अपने ने विकृति पिछली क्लास में। विकृति भी कितने तरीके की, 3 तरीके की। कौन कौन सी? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, विकृति को क्या नाम दिया? अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। दूसरा अभिलंब प्रतिबल, तो विकृति कौन सी? आयतन विकृति, ठीक है। तीसरा स्पर्शी प्रतिबल, इसके संगत विकृति अपरूपण विकृति, ठीक है, अपरूपण विकृति। ये चीजें अपने ने कल डिटेल में पढ़ ली थी। साथ में थोड़ा सा प्रत्यास्थता गुणांक E, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पदार्थ के गुणों पर, ठीक है। अगर एक ही पदार्थ है, मान लो पदार्थ क्या है? एक ही पदार्थ है और उसमें अलग अलग तरीके की विकृति उत्पन्न हो रही है, ये एक ही पदार्थ में अलग अलग विकृति है तो प्रत्यास्थता गुणांक अलग अलग होंगे, यानी अलग अलग वैल्यू होगी। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार कंपटीशन में पूछ ले कि प्रत्यास्थता गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं, जैसे प्रतिबल और विकृति को 3 भागों में बांटा गया है, वैसे ही प्रत्यास्थता गुणांक को भी कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, यानी प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक कौन कौन से? इधर एक बार तो मैं नाम लिख देती हूँ, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको आप किसके द्वारा लिखेंगे? कैपिटल Y से। दूसरा आपने पढ़ेंगे यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, डिटेल से इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले नाम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको आप के द्वारा लिखेंगे, ठीक है। तीसरा आता है अपरूपण गुणांक, यानी देखो स्पर्शी प्रतिबल है, अपरूपण विकृति है, इस गुणांक को नाम देंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है, जिसको आप किससे लिखोगे? नीटा के द्वारा, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट अपने टॉपिक पढ़ते हैं, यानी प्रत्यास्थता गुणांक का पहला टाइप, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। फिर पढ़ेंगे आयतन, फिर पढ़ेंगे अपरूपण। तो देखो इधर ही कर लेते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक में पहले देखना इधर प्रतिबल कौन सा? पहला अनुदैर्ध्य प्रतिबल, विकृति कौन सी? अनुदैर्ध्य विकृति। तो अपने कैसे डिफाइन करेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक को? कि प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यानी परिभाषा लिखूं तो क्या बन जाएगी? प्रत्यास्थता, यह है भैया ध्यान रखना, प्रत्यास्थता की सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल
वह अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसको आप किसके द्वारा लिखेंगे, कैपिटल वाई, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है या कहते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं, ऐसे। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रत्यास्था गुणांक में अपने ने क्या पढ़ा है कि प्रतिबल अपॉन विकृति प्रत्यास्था गुणांक होता है। तो ठीक है, ऊपर आना चाहिए प्रतिबल, लेकिन प्रतिबल के 3 टाइप में से फिर अपने डिसाइड करेंगे। प्रतिबल पहला अनुदैर्घ्य होता है, विकृति पहली अनुदैर्घ्य विकृति होती है। इसी चीज को अपने ने लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया। तो देखो, यंग प्रत्यास्था गुणांक को कैपिटल वाई द्वारा लिखेंगे, तो वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन ए। किसी का भी बात करें प्रतिबल में तो फॉर्मूले अपने ने यही पढ़े थे, F अपॉन ए, जिसे y इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन ए, किसके लिए, अनुदैर्घ्य प्रतिबल के लिए। और अनुदैर्घ्य विकृति की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये कोई तार वाला एग्जांपल अपने ने लिया था कल, और तार को उसकी लंबाई के अनुदिश खींचते हैं। जैसे इसकी पहले लंबाई कैपिटल एल थी, अब लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, स्मॉल एल के बराबर वृद्धि हो गई। स्मॉल एल अगर वृद्धि हो गई तो देखो विकृति कैसे लिखी जाएगी, लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन अनुदैर्घ्य विकृति कहलाती है। तो लंबाई में उत्पन्न अनुपातिक परिवर्तन मतलब परिवर्तन कितना हुआ, स्मॉल एल, पहले लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल, तो क्या बनेगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एल बटा कैपिटल एल, या इसको एफ कैपिटल एल अपॉन ए और ए। फिर यहाँ अपने जैसे लिखने को तो ये इसमें बता सकते हैं कि भी यहाँ ए है, वो क्या बता रहा है, यानी उस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बता रहा है। एक ऐसा दिया है कि मान लो डिफाइन करना हो कि अपने को L बराबर L, कहने का मतलब तार अपने ने जो लिया कैपिटल L लेंथ का लिया, उसको उतना ही खींच दिया, मतलब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर L इक्वल टू क्या हो, यानी L के बराबर, या यूं कह दो स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L और कैपिटल A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, कैपिटल Y बराबर आ जाएगा F कैपिटल L, स्मॉल l की वैल्यू कितनी, A इक्वल टू 1 हो गया, स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L, ये कट जाएगा, Y इक्वल टू क्या आ गया, F के बराबर। कैसे डिफाइन करें, यानी अपने ये कह सकते हैं ना कि यदि प्रत्यास्था की सीमा के अंदर कोई एकांक क्षेत्रफल का काट क्षेत्र वाले कोई तार है, उस तार के ऊपर आरोपित जो बल का मान है वो यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होगा। कब, जब उस तार की यानी इतना उसके ऊपर, यानी उसका एरिया तो कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, और उसकी लंबाई कितनी करने के लिए, यानी दुगनी करने के लिए। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि एकांक क्षेत्रफल के काट क्षेत्र वाले तार पर आरोपित वह बल जिससे तार की लंबाई क्या हो जाए, दुगनी हो जाए, तार के यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको जैसे भाई इतना लिख के आते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये यंग प्रत्यास्था गुणांक, उसको यंग प्रत्यास्था गुणांक को परिभाषित करना। इसमें एक ये डायग्राम बना करके दिखा देना, भी अपने पास कोई तार है, उसकी लेंथ पहले इतनी है, फिर इतनी बल लगाया उसकी लेंथ के अनुदिश, तो उसकी लेंथ इतनी बढ़ गई, लंबाई में अनुपातिक परिवर्तन यानी विकृति अनुदैर्घ्य विकृति इतनी है। ठीक है, तो y बराबर फॉर्मूला अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति बन जाएगा। अनुदैर्घ्य प्रतिबल F अपॉन ए होता है, अनुदैर्घ्य विकृति इसके अनुसार देखें तो स्मॉल l अपॉन कैपिटल L हो जाएगी, या बराबर आ गया F L अपॉन L के बराबर।
ये F इक्वल टू या एफ वाई इक्वल टू एफ, ये वाली कंडीशन अपने ने ये मान करके चले कि कोई एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला कोई तार है, तो तार की लंबाई को दुगना करने के लिए उसके ऊपर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के अंदर अपने मान लेते हैं कि तार जो अपने ने लिया है उसकी लेंथ L है, तार जिसकी लंबाई कितनी है कैपिटल L, उसका या उसके ऊपर जो भार लटकाया गया है वो कितना है mg है। तार जिसकी रेडियस कितनी है, मतलब त्रिज्या, त्रिज्या r कितनी है, त्रिज्या मान लेते हैं r। तो देखो a बराबर पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले में अपने ने लिखा था यहाँ पे लास्ट वाला y बराबर ये है ना एफ एल अपॉन ए एल, एफ की जगह तो भार यानी एम जी कैपिटल एल प्रारंभिक लंबाई, ए एरिया पाई आर स्क्वायर और ये स्मॉल। ये कोई अपने एक अगर एग्जांपल ले लिया कि ये मान के चले कि तार के ऊपर भार लटकाया गया है वो कितना है mg है, तार की त्रिज्या है वो कितनी है r है, तो उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बन जाएगा कितना a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जिससे अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे दूसरा और पढ़ लेते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको किसके द्वारा लिखा है k के द्वारा। तो देखो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आयतन 2 नंबर पढ़ रहे हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक लिखा किसके द्वारा, यानी कैपिटल के द्वारा जाएगा। देखो सेम वही बातें कि प्रत्यास्थता की सीमा में सब में लिखना ही लिखना है, प्रत्यास्थता की सीमा में, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर या सीमा में कौन सा भी प्रतिबल देखना, दूसरा अभिलंब प्रतिबल और विकृति कौन सी आयतन विकृति। तो क्या लिखेंगे प्रत्यास्थता की सीमा में अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल व आयतन विकृति, आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, साथ में के से लिखते हैं तो मैं लिख देती हूं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको कैपिटल के से लिखे, फॉर्मूला क्या बनेगा देखना, प्रतिबल दूसरी आपने ने अभिलंब प्रतिबल विकृति दूसरी आयतन विकृति, तो यानी आयतन अभिलंब प्रतिबल अपोन आ जाएगा आयतन विकृति। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल फॉर्मूला एफ अपोन ए, आयतन में विकृति अपने ये कहें कि कोई ऐसी वस्तु जिसके फलकों के अनुदिश भी घन है, उसके फलकों के अनुदिश अपने फोर्स लगा रहे हैं लंबवत, फलकों के लंबवत समान फोर्स लगा रहे हैं। फलकों के लंबवत जब समान फोर्स लगाएंगे तो पहले उसका आयतन कितना मान के चले कि v, आयतन में उसके परिवर्तन कितना हो गया डेल v, मतलब ये अभिलंब प्रतिबल लगाने के बाद आयतन में क्या आ गई भाई, ये कह दूं मैं कमी आई है, आयतन में क्या हो रही है कमी। आयतन में अगर कमी होगी तो अपने उसको क्या लिखेंगे, यदि आयतन में क्या हो रही हो कमी हो रही हो,
प्रारंभिक आयतन ऐसे लिख दूं, प्रारंभिक आयतन मान के चले कितना, कैपिटल में। आयतन में कमी कितनी, डेल वी। कमी हो रही है, या तो इसको कमी लिख दो, कमी डेल वी। तो देखो फॉर्मूले में ऐसा लिखा जाएगा, आयतन विकृति तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो ये आ गया कैपिटल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जो कि क्या आ गया, एफ अपॉन ए, मल्टीप्लाई में ले जाए तो v अपॉन डेल वी माइनस का के इक्वल टू, देखो एफ अपॉन ए एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, दाब, प्रत्येक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है जिसको अपने दाब कहेंगे। तो माइनस का पी वी अपॉन क्या आ गया, डेल वी, या के इक्वल टू माइनस पी डेल वी अपॉन क्या, वी। ये दोनों एक ही बात है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि दाब में जब वृद्धि करेंगे तो आयतन में क्या होगी, कमी। ठीक है, यानी दाब बढ़ने पर आयतन में क्या होगी, आयतन में कमी। ये कौन बता रहा है, नेगेटिव साइन, यानी नेगेटिव साइन चेंज, ये कह सकते हैं। नेगेटिव साइन अपने को ये बता रहा है। ठीक है, तो अपने पास ये याद रखना कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जिसको के से लिखते हैं, के इक्वल टू क्या होता है, यानी नेगेटिव साइन तो ठीक है कमी को दिखा रहा है, लेकिन के इक्वल टू होता है पी अपॉन डेल वी बटा वी, या ये कह दो पी वी अपॉन डेल वी। ठीक है, इसके बाद अपने इसी में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्या पढ़ेंगे कि जैसे आयतन में जो परिवर्तन कर रहे हैं ना, वो आयतन में परिवर्तन दो तरीके से हो सकते हैं। अब दो तरीके से कैसे कर सकते हैं अपने, भाई एक बार तो उसका ये कह दें कि भी टेम्परेचर क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए भाई, दूसरा उसको मतलब जिस आयतन के अंदर अपने ने कोई गैस भर रखी है तो उस गैस यानी वो रुद्धोष्म होना चाहिए। भाई आयतन में जब परिवर्तन करें तो आयतन में परिवर्तन करें तो दो तरीके, ताप को कांस्टेंट रख करके, और दूसरा अपने कहें उसका यानी उसको अवस्था को या ये कह दें उसको रुद्धोष्म प्रक्रम रख करके कर सकते हैं अपने। दूसरा इसी में थोड़ा सा ये भी देख लेना, आयतन प्रत्यास्थता जो गुणांक होता है जिसको अपने किसके द्वारा लिखते हैं, के के द्वारा लिखते हैं ना, इस के का जो व्युत्क्रम है, के का व्युत्क्रम 1 अपॉन क्या बनेगा, के बनेगा, और 1 अपॉन के क्या कहलाता है, संपीड्यता। कई बार एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है कि संपीड्यता को डिफाइन कीजिए, तो आप क्या लिखोगे कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, संपीड्यता कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आज अपने इतना ही करते हैं। नेक्स्ट अपने इसी के अंदर आयतन प्रत्यास्थता जो गुणांक अपने ने पढ़ा है ना, उसी के अंदर अपने जैसे मैं कह रही हूँ कि भी आयतन को अपने दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो अपने क्या करके ताप को कांस्टेंट रख करके, जिससे ये बन जाएगा